हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कल मैं लाइव आने की कोशिश किया लेकिन आ नहीं पाया नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। तो मैंने आज का टाइम रखा था 8 बजे का। तो फटाफट आ जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए। और जो कुछ बताना है मुझे टीजीटी और पीजीटी के बारे में, जो कि नई वैकेंसी आई है 29 अक्टूबर को, उसके बारे में, तो जल्दी जल्दी जोड़ लीजिए सभी लोग, क्योंकि समय कम है और मैं फटाफट जो कुछ बताना है वो बता दूं आप सभी को। तो फिलहाल अभी 1-2 मिनट बाकी है, वेट कर लेते हैं, कुछ और लोग आ जाएं, उसके बाद शुरू करते हैं। तो जो विज्ञप्ति आई है उस विज्ञप्ति को हम देख लेते हैं। ये मैंने प्रिंट आउट निकाल करके रखा है, इसको आप देख लीजिए। ये विज्ञप्ति आई थी 29 अक्टूबर को, तो सारा मैंने प्रिंट आउट करके रखा हुआ है और अब भी मैंने किया है कि आपको क्या क्या बताना है, तो वो सब मैं पॉइंट वाइज आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे टीजीटी की। तो टीजीटी पीजीटी जिसका आवेदन तिथि, सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लें कि आवेदन कब से प्रारंभ हो रहा है और रजिस्ट्रेशन कब जाकर के क्लोज होगा, यानी लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन का क्या है और फिर सबमिशन का लास्ट डेट क्या है। इसके साथ ही साथ फाइनल सबमिट करना है, जो हमारा फॉर्म है उसको हम फाइनल सबमिट कब तक कर सकते हैं, उसका लास्ट डेट क्या है। तो सबसे पहले हम इसी पे बात करेंगे। तो जो आवेदन के स्टार्टिंग का डेट है वो आपका 29 अक्टूबर था, तभी से आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। यदि अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। हाँ, उससे पहले अपनी एलिजिबिलिटी चेक करिए कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। तो रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है। इसके साथ ही साथ आप फीस भी सबमिट कर सकते हैं 29 तारीख से ही, यानी 29 अक्टूबर से ही। और इसका लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन का है 27 नवंबर। नोट कर लीजिए, 27 नवंबर लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का, और फीस सबमिशन का भी लास्ट डेट 27 नवंबर है। जबकि आपका जो फॉर्म है उसको फाइनली जब आप सबमिट करेंगे उसका लास्ट डेट 30 नवंबर है, यानी 30 नवंबर। नोट कर लीजिए। तो ये हुई जो इम्पोर्टेंट डेट है हमारे, इससे मैंने बात कर लिया, नोट कर लिए होंगे आप, उम्मीद करता हूँ। तो यदि आप नोट नहीं किए हैं तो बिल्कुल आप नोट करते चलिए। अब टोटल वैकेंसी की बात कर लेते हैं टीजीटी में। तो टोटल वैकेंसीज जो हैं वो 12,913 हैं, यानी 12,913 सीट्स हैं, यानी सभी सब्जेक्ट्स को मिला करके। ये घट बढ़ भी सकती हैं, ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। और ऑफिशियल साइट इसका upscssb.org है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप ऑफिशियल साइट पर जा सकते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, upscssb.org। आवेदन संख्या आपको कितना, यानी कितना आवेदन आप कर सकते हैं, तो एक सब्जेक्ट में सिर्फ एक आवेदन कर सकते हैं। टीजीटी में यदि आप 2 सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 2 सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ यदि आप टीजीटी पीजीटी दोनों में अप्लाई करना चाहते हैं, आप एलिजिबल हैं, तो आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट में सिर्फ एक आवेदन आपको करना है। अब चयन का आधार जो टीजीटी का है ये इंपॉर्टेंट है। चयन का आधार सिर्फ लिखित परीक्षा है, इसमें इंटरव्यू नहीं होगा टीजीटी में। और परीक्षा का जो बेस होगा, यानी ये MCQ पर होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और टोटल इनकी संख्या कितनी होगी, 125 क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन पर आपको 4 मार्क्स मिलेगा। यदि आपका एक क्वेश्चन सही हो जाता है तो आपको 4 अंक मिलेंगे। टोटल जो अंक होगा, यानी पूरा जो पेपर होगा, वो 500 अंकों का होगा। इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं है, ये भी पॉइंट है, यानी टीजीटी में कोई माइनस मार्किंग नहीं है। आरक्षण की बात कर लेते हैं, तो आरक्षण को बाद में रखते हैं, अभी थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं, फिर आरक्षण के बारे में बताते हैं। एलिजिबिलिटी इसकी टीजीटी की, आपका प्रशिक्षित होना है, यानी शिक्षा में आपका प्रशिक्षण होना चाहिए, यानी बीएड आपका होना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो आपका स्नातक है, बीएससी हो या बीए हो, उसमें आपका, मान लीजिए इंग्लिश, मैं इंग्लिश की बात करता हूँ खास करके, तो इंग्लिश में आपको इंग्लिश लिटरेचर से स्नातक होना चाहिए।
अब फी देख लेते हैं। जो फीस है उसके लिए कौन कौन से आपको माध्यम दिए गए हैं जिससे आप अपनी फीस सबमिट कर सकते हैं, यानी MOPS। तो इसमें आपका सबसे पहले है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और SBI चालान, यानी SBI की शाखा में जाकर के चालान के माध्यम से आप फी सबमिट कर सकते हैं। जो आपका फोटो लगेगा आवेदन के समय, वो फोटो आपका JPG में होना चाहिए, यानी .jpg, और ये 5 KB से 30 KB के बीच का होना चाहिए। इसका जो डिमेंशंस होगा वो 3.5 सेंटीमीटर की इसकी चौड़ाई होनी चाहिए और 4.5 सेंटीमीटर की लंबाई होनी चाहिए। थोड़ा इधर उधर चलेगा, लेकिन आप कोशिश करिए कि इसका डिमेंशन यही रहे। ठीक है, एज की बात कर लेते हैं। तो इसमें एज 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। यदि आप 21 वर्ष से कम हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। और ये एज की जो गणना की जाएगी वो कब की जाएगी? ये जुलाई 1 को की जाएगी 2020। ठीक है, अब एग्जाम सेंटर की बात कर लेते हैं। जो एग्जाम सेंटर होगा इसका, जो आपका मंडल पड़ रहा है, तो मंडल का जो मुख्यालय जिला है तो वही आपका सेंटर हो सकता है, लेकिन इसके अतिरिक्त कहीं और भी सेंटर आपका हो सकता है। अब वेटेज, यदि आपके पास MAd है, PhD हैं, आप डिग्री होल्डर हैं इसके, या फिर किसी राज्य स्तर यानी राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की तरफ से आपके पास कोई प्रमाण पत्र है खेल का, तो आपको उसका वेटेज मिलेगा। अब पेपर के टोटल मार्क्स की बात कर लेते हैं। चलिए, दूसरा पेपर मैं उठा रहा हूं। TGT की मैं बात कर रहा हूं, अभी PGT की बात नहीं कर रहा हूं, तो PGT का मैं इसके बाद बताऊंगा। टोटल 500 मार्क्स होंगे TGT में और 125 क्वेश्चन आएगा, वो भी MCQ टाइप का आएगा। मैंने बताया आपको कि एक क्वेश्चन पर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन यही हम तदर्श शिक्षकों की बात कर लें जिनके पास एक्सपीरियंस है और जो भी मैटर उसमें लिखा है संजय सिंह का, उससे रिलेटेड जितने लोग हैं, तो उनका 465 अंकों का पेपर होगा और प्रत्येक प्रश्न पर 3.72 मार्क्स मिलेंगे। इनका 500 मार्क्स का नहीं होगा, पेपर जो है 465 अंकों का होगा। इनमें जो 35 अंक कम पड़ रहे हैं उसको देखिए कैसे मैनेज किया जाएगा। तो इनको वेटेज मिल रहा है 35, अधिकतम 35 अंकों का वेटेज, तो टोटल मिलाकर के इनका भी 500 अंकों का पेपर हो जाएगा। अब तदर्थ शिक्षक जो हैं, एक वर्ष पर इनको 1.75 अंक मिल रहे हैं वेटेज के रूप में। एक वर्ष यदि इनका 1 वर्ष का एक्सपीरियंस है तो 1.75 अंक वेटेज के रूप में मिलेंगे, अधिकतम 35 अंक। लिखित परीक्षा प्लस वेटेज, यानी इनका जितना लिखित परीक्षा में जितना अंक आ रहा है प्लस इनका वेटेज काउंट किया जाएगा। अब मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो 25% से ज़्यादा नहीं बनेगी, यानी जो आपकी वैकेंसी है उसके एवज में बात की जा रही है। और हाँ, बहुत से लोग कहते हैं कि या इसके एग्ज़ाम का कोई डेट आया है, क्लियर है? तो अभी नहीं है। इसमें साफ लिखा गया है कि यथा समय आपको सूचना दी जाएगी जब परीक्षा डेट डिक्लेयर किया जाएगा। तो आवेदन वही लोग कर सकते हैं जो आवेदन से पहले ऐड होंगे, यानी एलिजिबल होंगे। ऐसा नहीं कि आपकी डिग्री बाद में आ रही है और आवेदन पहले कर रहे हैं, नहीं। आपकी डिग्री जो है, जो भी आपका सर्टिफिकेट है, वो आवेदन के पहले का होना चाहिए, चाहे वो 1 दिन पहले का हो चलेगा, लेकिन बाद का नहीं होना चाहिए, इसमें साफ लिखा है। और EWS जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इनमें भी आरक्षण है, 10% का आरक्षण है, इनको मिल रहा है आरक्षण। अब इसमें एक पॉइंट जो नया जोड़ा गया है वो महिलाओं के लिए है। जाति और निवास प्रमाण पत्र इनका कहाँ का लगेगा? तो इनका जाति और निवास प्रमाण पत्र, चाहे वो शादीशुदा हैं या फिर अभी अनमैरिड हैं, इन सभी का जाति प्रमाण पत्र इनके फादर के यहाँ से बना होना चाहिए। जो अदर स्टेट से हैं और यहाँ पर मैरिज कर लिए हैं यूपी में आकर के, उनके लिए थोड़ी समस्या हो सकती है, बट अभी तो फिलहाल यही बताया गया है इसमें। तो सेवारत अभ्यर्थी, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि आप कहीं सरकारी सेवा में हैं, कहीं आप अपनी सर्विस कर रहे हैं और इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो भैया मैं तो कहूँगा कि अपने सक्षम अधिकारी से आप फॉरवर्ड करवा लीजिए कि मैं
टीजीटी या पीजीटी में अप्लाई करने जा रहा हूं और आप ये विभाग को कोई आपत्ति नहीं है, आप एप्लीकेशन दे करके उसे साइन मुहर लगवा लीजिए और रख लीजिए। अब इसको कहीं सबमिट नहीं करना है, लेकिन यदि आपका सिलेक्शन होता है तो उस समय आपसे मांगा जाएगा ये। अब हम सीट्स की बात कर लेते हैं टीजीटी में। तो इसमें बालक और बालिका के लिए अलग अलग सीट यहाँ पर बताई गई है। तो सबसे पहले मैं बॉयज़ की बात कर लेता हूँ टीजीटी में। और मैं सब्जेक्ट्स तो बहुत हैं, लेकिन मैं सभी सब्जेक्ट्स की बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इंग्लिश की बात करूँगा। इंग्लिश में कितनी वैकेंसी है बॉयज़ के लिए टीजीटी में। तो इसमें जनरल कैटेगरी टीजीटी बॉयज़ जनरल कैटेगरी में 913 सीट्स हैं, यानी 913 सीट्स हैं। ओबीसी में 445 यानी 445 सीट्स हैं ओबीसी में। और वहीं एससी की बात करें तो 226 सीटें हैं एससी के लिए। और एसटी के लिए यानी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए यहाँ पर ओनली 3 सीट्स हैं। तो टोटल मिला लिया जाए यदि इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए बॉयज़ में तो आपको टोटल सीटें मिल रही हैं 1587। ठीक है, ये टोटल सीटें हैं। कुल मिलाकर के यदि हम सभी सब्जेक्ट्स की बात करें, जितने भी सब्जेक्ट हैं टीजीटी में बॉयज़ के लिए, यदि उनका टोटल हम काउंट करें तो 11,451 सीटें हैं बॉयज़ के लिए टीजीटी में। अब हम चलिए बालिका वर्ग की बात कर लेते हैं, यानी बालिकाओं के लिए टीजीटी में इंग्लिश सब्जेक्ट में कैसे सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो जनरल कैटेगरी में 113 सीटें आई हैं। जनरल कैटेगरी में बालिका वर्ग में 113 सीट हैं, जबकि ओबीसी में 46 सीट हैं और एससी में 37 सीट्स हैं, जबकि एसटी में यहाँ पर 0 सीट बताई गई है। तो ये रहा सीट कितना किस वर्ग में है, किस सब्जेक्ट में है। तो टोटल मिलाकर के बालिका वर्ग में टीजीटी में इंग्लिश सब्जेक्ट में 196 सीट्स हैं, यानी 196 सीटें हैं टोटल। या सभी सब्जेक्ट को काउंट कर लिया जाए, यानी बालिका वर्ग के लिए टीजीटी में सभी सब्जेक्ट को मिलाकर के तो 1462 यानी 1462 सीट्स हैं। तो ये हुई सीट्स की बात। अच्छा, कोई पॉइंट छूट जाता है मुझसे तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और कोई कन्फ्यूज़न हो तो बिल्कुल आप कमेंट करते रहिए, आपको रिस्पांस मिल जाएगा। हाँ, अब लिखित परीक्षा के आधार पर जो लिखित परीक्षा हो रही है, भर्ती प्रक्रिया कैसे होनी है, हम उस पर बात कर लेते हैं। तो टीजीटी की बात करें हाँ, शुल्क की बात कर लेते हैं। टीजीटी में जो शुल्क लग रहा है, क्योंकि आपको शुल्क तो देना ही पड़ेगा। जैसे आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं उसके बाद सेकंड स्टेप है आपके फीस सबमिशन का। तो जैसे ही आप फीस सबमिट करने जाएंगे, आपको कितना फीस सबमिट करना है ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं। टीजीटी पीजीटी के लिए लगभग सेम आपका जो लग रहा है, यहाँ फी उतना ही लग रहा है। चलिए देख लेते हैं। जो अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 750 रुपये शुल्क देना पड़ेगा। वहीं हम बात करें EWS यानी जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, इनको थोड़ा सा कंसेशन मिला हुआ है, यानी 450 रुपये इनको देने होंगे फीस के रूप में। 450 रुपये आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को। अब अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की बात कर लेते हैं। तो ओबीसी वालों को कोई छूट नहीं है, जनरल के बराबर ही फीस देना पड़ेगा, यानी 750 रुपये देने पड़ेंगे। अब अनुसूचित जाति की बात कर लें तो अनुसूचित जाति को 450 रुपये पे करने होंगे। वहीं अनुसूचित जनजाति की बात करें तो इनको 250 रुपये देने पड़ेंगे एज ए फीस। ठीक है। अब हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित जो हैं उनको कितनी फीस देनी पड़ेगी इस पे बात कर लेते हैं। तो इसमें साफ लिखा है कि जो ऊपर आपको फीस बताया गया है, आपकी कैटेगरी के अनुसार आपको फीस देना पड़ेगा। और भूतपूर्व सैनिक जो हैं उनको भी अपनी कैटेगरी, यदि वो जनरल के हैं तो जनरल के अनुसार उनको फीस सबमिट करना पड़ेगा। तो महिला वर्ग हैं तो उनको भी अपनी कैटेगरी के अनुसार फीस सबमिट करनी पड़ेगी। लेकिन विकलांग जो हैं उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर कंसेशन है, यानी जो उनकी मूल श्रेणी है, यदि वो जनरल के हैं तो जनरल की जितनी फीस है उसका हाफ इनको देना पड़ेगा विकलांग वालों को। तो ये हुआ फीस टीजीटी के लिए।
हाँ, कुछ लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि फ़ोटो हम कैसे, कौन सी फ़ोटो लगाएं। ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है जिनको चश्मा लगता है, तो वो थोड़ा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हम चश्मा लगा करके फ़ोटो लें या ना लें। तो इसमें क्लियर बताया गया है कि यदि आप चश्मा लगा करके फ़ोटो निकलवाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपकी आँखें एकदम क्लियर दिखनी चाहिए चश्मे के अंदर, यानी ब्लैक ग्लास आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है। अभिव्यक्ति जो है वो तटस्थ होनी चाहिए, माने एक्सप्रेशन जो आपका है वो तटस्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गुस्से में हैं या बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहे हैं, नहीं। आपको नॉर्मल फ़ोटो लेनी है और नज़र कैमरे पर सीधी हो। फ़ोटो जब भी निकलवाइए तो आप कैमरे को देखिए। ठीक है। अब फ़ोटो के जो बैकग्राउंड है उस पर थोड़ा सा यहाँ पर एकदम क्लियर बताया गया है, आपको वैसी फ़ोटो निकलवानी चाहिए। वैसे चलेगी तो कोई भी, लेकिन आपकी फ़ोटो सबसे अच्छी वही है जिसका बैकग्राउंड एकदम ब्लैंक हो, यानी सफ़ेद हो, वाइट हो या फिर हल्का ग्रे हो, चलेगा। हाँ, अब आरक्षण की बात कर लेते हैं। मैंने कहा था कि मैं आपको आरक्षण बताऊंगा कैसे कैसे कितना आरक्षण है। तो भूतपूर्व सैनिक के लिए 5% का आरक्षण है। जो दिव्यांग हैं उनके लिए 3% का यहाँ रिजर्वेशन है। OHBH यानी ओरली हैंडीकैप्ड एंड विजुअली हैंडीकैप्ड जो हैं, या फिर HH हैं, हियरिंग हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए 1% का आरक्षण है। जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित हैं उनको 2% का आरक्षण मिल रहा है, तथा आर्थिक रूप से पिछड़े जो वर्ग के लोग हैं उनको 10% का आरक्षण मिल रहा है। जो हाँ, अर्हता की तिथि मैंने बताया ही, आवेदन के पहले आपको एलिजिबिलिटी हासिल करनी है। जो भी आपकी डिग्री है, जो कुछ बनवा रहे हैं आप, वो आवेदन के पहले का होना चाहिए। हाँ, एक पॉइंट मैं और क्लियर कर दूं, मैंने कहा था कि जो सेवारत हैं, कहीं सर्विस कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वो बिल्कुल जो अनापत्ति का प्रमाण पत्र है वो अप्लाई करने वाले डेट से पहले का बनवाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद का आउटडेटेड माना जाएगा, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मैंने लगभग TGT को कवर कर लिया है। अब मैं PGT की बात करता हूं। तो PGT का भी जो आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है वो 29 अक्टूबर ही थी, और जो प्रारंभ हो चुकी है। आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं यदि आप एलिजिबल हैं, और रजिस्ट्रेशन के बाद आपका सेकंड स्टेप आता है फी सबमिशन का, वो भी आप कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आप फाइनल जो आपका फॉर्म होगा उसको फाइनल सबमिट कर सकते हैं आप, लेकिन ये सब आप 30 नवंबर के पहले कर लीजिए, क्योंकि फाइनल फॉर्म सबमिशन का लास्ट डेट 30 नवंबर है। उससे पहले आपको सब कुछ कंप्लीट कर लेना है। ऑनलाइन ही फॉर्म जमा होगा। जो कुछ भी आप फॉर्म जमा कर रहे हैं उससे जो कुछ प्रिंट आउट निकलवाते हैं उसमें से कोई भी पार्ट आपको कहीं सेंड नहीं करना है ऑफिस में, यानी यहाँ जो आपका उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है यहाँ भी नहीं भेजना है, कुछ भी नहीं भेजना है। तो इसमें जो सीटें हैं PGT में, वो टोटल सीटें हैं 2595, यानी 2595 सीट्स हैं PGT में। आधिकारिक जो वेबसाइट है यानी ऑफिशियल साइट है, मैंने कहा है कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, upsessb.org है, जाकर के आप विज्ञप्ति को देख सकते हैं। वैसे मैं डाल दूंगा इसका जो स्क्रीनशॉट है या जो फोटो है इसकी विज्ञप्ति का मेन पॉइंट्स वो आपको मिल जाएगा एज ए पिक मेरे पेज पर। तो और लोगों को जोड़िए जो इससे रिलेटेड हों, अपने साथियों को, ताकि सबको जानकारी हो सके। जो लोग पहले से ही इसकी तैयारी कर रहे हैं वो तो बिल्कुल लगभग जानते ही होंगे। जो लोग नए हैं उनके लिए जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, तो ऐसे लोगों को जरूर जोड़िए। जो वेतन जो तदर्थ जो शिक्षक हैं ये सोचते हैं कि इनका जो एक्सपीरियंस बनेगा वो किस डेट से लेकर के किस डेट के मध्य का बनेगा। तो मैं बता दूं, जब से आपका वेतन इशू हुआ है उस डेट से लेकर के और 1 जुलाई 2020 के बीच का जितना भी समय है वो आपका एक्सपीरियंस
में काउंट किया जाएगा। और पीजीटी की बात मैं करूं तो इसमें भी कोई माइनस मार्किंग नहीं है, लेकिन जो चयन का आधार है वो थोड़ा डिफरेंट है टीजीटी से। टीजीटी में तो सिर्फ आपका लिखित परीक्षा ही भर्ती प्रक्रिया का आधार है, लेकिन यहाँ पर जो भर्ती है वो आपको लिखित परीक्षा प्लस इंटरव्यू यानी दोनों आपको देना होगा। अब इसमें जो शुल्क है, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया तो आपको शुल्क वाले स्टेप पे जाना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं कितना शुल्क किसको देना है। तो सामान्य वर्ग की बात करें तो सामान्य वर्ग वालों को 750 रुपये शुल्क देना है, ओबीसी वालों को भी 750 रुपये शुल्क देना है, जबकि एससी वालों को 450 रुपये शुल्क देना है और एसटी वालों को 250 रुपये शुल्क देने हैं। और वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें यानी जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको यहाँ पर 650 रुपये पे करने पड़ेंगे, जबकि टीजीटी में इनको 450 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ रहा है पीजीटी में। फोटो आपका वही रहेगा यानी 3.5 सेंटीमीटर गुड़े 4.5 सेंटीमीटर यानी चौड़ाई 3.5 और लंबाई 4.5 सेंटीमीटर का, और ये 5 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। यदि आप अपना खुद से अपने मोबाइल से अपने लैपटॉप से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप फाइनल सबमिशन से पहले जब भी आप रजिस्ट्रेशन करिए अपने डाटा को ज़रूर चेक करिए, प्रीव्यू करके चेक कर लीजिए, फिर उसके बाद सबमिट करिए, क्योंकि बाद में सबमिट होने के बाद में कोई करेक्शन नहीं हो सकता है यदि आपने फाइनल सबमिट कर दिया तो इस पर आप ध्यान देंगे। और खुद से करें तो मुझे लगता है बेटर रहेगा। जो आपका फ़ोटो है आप अपने मोबाइल से फ़ोटो निकालते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बेस्ट है, बट आपको फ़ोटो कंप्रेसर लेना होगा और अपने फ़ोटो को कंप्रेस कर सकते हैं उससे, और साइज को रिसाइज करके आप 5 KB से 30 KB के बीच में बना सकते हैं आसानी से। बैकग्राउंड आपको ध्यान देना है, बैकग्राउंड आपका फ़ोटो का सफ़ेद हो सबसे अच्छा है और हल्का ग्रे भी चलेगा, ये इसमें साफ लिखा गया है। आयु सीमा जो काउंट की जाएगी वो 1 जुलाई 2020 तक आपको 21 वर्ष कंप्लीट करने होंगे, तभी आप एलिजिबल हैं। यदि आप 1 जुलाई 2020 तक 21 साल के हो गए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका बीएड जरूरी नहीं है, इसमें आपका प्रस्नातक जो एलिजिबिलिटी का शैक्षिक अर्हता है वो आपका प्रस्नातक है। अब वेतनमान जो है इसका वो 4800 ग्रेड पे है और पे लेवल 8 लगेगा इस पर। क्षैतिज आरक्षण की बात करें इसमें पीजीटी में जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको 5% का आरक्षण है, दिव्यांग को 3% का आरक्षण है, और OHBH यानी ओरली हैंडीकैप्ड एंड विजुअली हैंडीकैप्ड 1%, हियरिंग हैंडीकैप्ड यानी HH को 1%, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित को 2% का आरक्षण है, और EWS आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% का आरक्षण है। अब परीक्षा केंद्र की बात कर लें तो परीक्षा केंद्र जैसे आपके टीजीटी का परीक्षा केंद्र निर्धारित होगा वैसे इसका भी होगा, यानी जो आपका मंडल है उसका मुख्यालय जिला जो होगा लगभग वही आपका सेंटर पड़ेगा, लेकिन थोड़ा हट करके भी सेंटर आपका हो सकता है। जो सीटें मैंने आपको बताई वो सीटें घट बढ़ सकती हैं। भर्ती प्रक्रिया मैंने एक बार बताया आपको, चलिए फिर से बता देते हैं। लिखित परीक्षा प्लस साक्षात्कार होगा यानी इंटरव्यू होगा इसमें, और लिखित परीक्षा के आधार पर जितने भी टोटल अंक आपको मिलते हैं उसका 85%। अब ये देखिए मेरिट कैसे बनेगी, ये इंपॉर्टेंट है। जो आपकी लिखित परीक्षा का अंक है उसका 85% अंक काउंट किया जाएगा, और साक्षात्कार जो आपका होगा यानी इंटरव्यू के जो आपके मार्क्स हैं वो 50 मार्क्स टोटल होंगे, और इसमें से 10% आपका काउंट किया जाएगा। अब 10% कैसे काउंट किया जाएगा? जो आपको मार्क्स मिलते हैं सामान्य ज्ञान का जो टेस्ट होगा, जो क्वेश्चन होंगे आपके सामान्य ज्ञान के जीके के, उस पर जितने आपको अंक मिलते हैं उसका 4% काउंट किया जाएगा। और जो व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर जो आपकी पर्सनैलिटी वहाँ पर चेक की जाएगी उस पर जो अंक मिलेंगे उसका आपको 3% यहाँ पर काउंट किया जाएगा, और जो एक्सप्रेशन पे आपको मार्क्स मिल रहे हैं उसका 3% काउंट किया जाएगा फाइनल मेरिट में। तो टोटल आपका हो गया इंटरव्यू पे 10% काउंट किया जाएगा। अब विशेष योग्यता यदि आपके पास कोई है, विशेष योग्यता में क्या क्या आ रहा है, ये डॉक्टरेट की उपाधि यदि आपके पास है तो इसका 2% वेटेज मिलेगा। एमएड हैं आप तो इसका 2% वेटेज मिलेगा। वहीं बीएड हैं और आप पीजीटी में अप्लाई कर रहे हैं तो 1% का आपको वेटेज मिलेगा। यदि आप राष्ट्रीय खेल में राज्य की तरफ से प्रमाण पत्र हासिल किए हैं यानी राष्ट्रीय स्तर पर आप खेले हैं
तो आपको 1% का वेटेज मिलेगा। अब चयन प्रक्रिया जो भर्ती हो रही है उसमें जो लिखित पेपर हो रहे हैं वो कितने अंकों का होगा ये देख लेते हैं। तो पीजीटी में लिखित परीक्षा जो होगी वो 425 अंकों की होगी, ध्यान दीजिएगा इस पे। लेकिन तदर्थ जो शिक्षक हैं उनको 390 नंबर का पेपर देना होगा। इंटरव्यू आपका 50 मार्क्स का होगा। विशेष योग्यता पर आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो टोटल 425 प्लस 50 प्लस 25 हम काउंट कर लें तो 500 अंकों का पूरा पेपर होगा। टीजीटी का भी 500 होगा और इसका भी आपका 500 मार्क्स का पेपर होगा। तो आपने देखा इसमें भी 125 क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन पर आपको 3.4 अंक मिलेगा, जबकि टीजीटी में एक क्वेश्चन पर आपको 4 मार्क्स मिल रहे थे, यहाँ पर 3.4 अंक मिलेंगे। वहीं तदर्थ शिक्षक की बात करें तो इनका 390 अंक का पेपर देना होगा और इस तरह से एक क्वेश्चन पर इनका जो मार्क्स पड़ेगा वो 3.12 अंक पड़ेगा। टाइम की बात कर लेते हैं कि पेपर वैसे आपका क्लियर हो गया कि 125 क्वेश्चंस आएंगे और आपका टाइम कितना मिलेगा, तो आपका टाइम मिलेगा 2 आवर्स का, यानी 120 मिनट्स, यानी 120 मिनट्स मिलेंगे। इसमें आपको 125 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई पॉइंट छूट रहा है। यदि कोई पॉइंट छूट जाता है तो बिल्कुल आप कमेंट करिए, कमेंट की रिप्लाई आपको जल्दी से जल्दी मिलेगी। हाँ, पीजीटी में बात कर लेते हैं सीट्स कैसे डिवाइड हुई है। ये छूट रहा था पॉइंट, तो फटाफट इसको देख लेते हैं। वैसे टोटल सीटें मैंने आपको बताई कि 2595 सीटें हैं पीजीटी में। तो इंग्लिश की बात करें बालक वर्ग में, ध्यान दीजिएगा इस पे, इंग्लिश सब्जेक्ट में बालक वर्ग में कितनी सीटें हैं, तो जनरल कैटेगरी में 161 सीटें हैं, ओबीसी में 77 सीटें हैं यानी 77 सीट्स हैं, एससी कैटेगरी में 31 सीट्स हैं और एसटी में 0 सीट्स हैं पीजीटी इंग्लिश में। टोटल आपका इंग्लिश सब्जेक्ट में पीजीटी में 269 यानी 269 सीटें हैं। अब महिला वर्ग की बात कर लें यानी बालिका वर्ग की बात कर लें तो पीजीटी इंग्लिश में जनरल कैटेगरी में 18 सीट्स हैं, ओबीसी में ओनली 9 सीट्स हैं, एससी में ओनली 1 सीट है और एसटी में 0 सीट है। इंग्लिश सब्जेक्ट की बात हो रही है। तो टोटल पीजीटी में बालिका वर्ग में इंग्लिश की टोटल सीटें 28 हैं। तो इस तरह से आपका ये पूरा क्लियर होगा। मुझे लगता है कि मैं अच्छे से डिलीवर कर पाया हूँ, आपके समझ में आई होगी बात। तो यदि आपको समझ में आई है तो बिल्कुल इसको वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करिए। और अभी तक मेरे पेज को लाइक नहीं किए हैं, फॉलो नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि लगातार मैं इसी टीजीटी, पीजीटी, एनटीए, नेट, जेआरएफ, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट यानी पूरा का पूरा एकेडमिक प्लस कंपटीशन जो एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड मैं यहाँ पर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जोश नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।